Okay, so first of all, good evening all. So today's topic is receptor. In last lecture we discussed about pharmacokinetics. Now the second is pharmacodynamics. So in pharmacodynamic बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स में क्या है, दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड है और एक रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म. ठीक है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म बहुत ही इजी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. रिसेप्टर्स बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, बट टू बी वेरी फ्रैंक रिसेप्टर मेरा फेवरेट टॉपिक है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत इजी भी है. और रिसेप्टर बेसिक है, अगर आपको रिसेप्टर समझ गया तो आने वाले जो आगे के लेक्चर्स रहेंगे, जो टॉपिक्स रहेंगे, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर जगह रिसेप्टर का नाम आएगा ही. ओके ओके, 1 minute. Now I'm audible. Hello. Okay. Now voice is clear. Okay. I'll start from the beginning. Okay. So in earlier lectures we discussed about pharmacokinetics. Now today we are going to discuss about pharmacodynamics. In pharmacodynamic basically there are two mechanisms. एक है non receptor mediated और एक है receptor mediated, right? तो नॉन रिसेप्टेड मीडिएटेड जो मैकेनिज्म है दैट इज़ वेरी इजी, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे. प्रॉब्लम किस में आती है, लोगों को रिसेप्टर समझ में नहीं आता है. हमारी बैच में बहुत लोगों ने ये टॉपिक ही छोड़ दिया था, मतलब एग्ज़ाम में पढ़ा ही नहीं था, मगर ये टॉपिक बहुत ईजी है. मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है रिसेप्टर्स. एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड रिसेप्टर्स यू कैन अंडरस्टैंड द फर्दर चैप्टर्स. मतलब हर जगह रिसेप्टर्स का नाम आएगा, जैसे एड्रोजेनिक रिसेप्टर्स आएगा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आएगा, मस्करेनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर. तो जब आपको रिसेप्टर चीज़ नहीं पता रहेगी तो आगे आपको नहीं समझेगा. इसीलिए रिसेप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इवन अ लॉन्ग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन रिसेप्टर्स, राइट. 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन व्हाट इज़ रिसेप्टर, और फिर राइट द वेरियस रिसेप्टर्स करके आ सकता है. दूसरा इसमें बाकी चीज़ भी देखेंगे हम लोग, व्हाट इज़ एफिनिटी, व्हाट इज़ इंट्रिंसिक एक्टिविटी, व्हाट इज़ अगोनिस्ट, व्हाट इज़ एंटागोनिस्ट, इनवर्स अगोनिस्ट क्या है, पार्शियल अगोनिस्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या है. और ये वाइवा में भी पूछते हैं व्हाट इज़ अगोनिस्ट, बताओ एग्जाम्पल बताओ. मुझे खुद एक्सटर्नल ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगोनिस्ट क्या है, और मुझे ज़्यादा नहीं पूछे, 1-2 ही क्वेश्चन पूछा इस पर. मैं सोच रही थी कि आगे पूछना चाहिए क्योंकि आई वॉज वेरी थरो विद दिस टॉपिक, बट मुझे 1 ही 2 क्वेश्चन पूछा, तो लाइक एग्जामिनर नोज कि यू नो द टॉपिक, तो फिर आगे नहीं पूछते हैं आपको. फिर एंटागोनिस्ट, व्हाट इज़ एंटागोनिस्ट, फिर एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल बताओ. फिर घुमाते हैं कि अगर आपने बताया जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है तो उसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक्ट्स एज व्हाट. फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस में हम लोग क्या देते हैं, अट्रोपिन देते हैं, तो अट्रोपिन एक्ट्स एज अ एंटागोनिस्ट. और एंटागोनिज्म कौन सा रहता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म रहता है. ठीक है, तो ऐसे घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं, इवन एमसीक्यू में भी पूछते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है. फिर एफिनिटी आपको पता रहना चाहिए, इंट्रिंसिक एक्टिविटी पता रहना चाहिए, और ये बाकी सब हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो कमिंग टू आवर टॉपिक दैट इज रिसेप्टर्स. द वर्ड मीनिंग ऑफ रिसेप्टर इज रिसीवर. रिसेप्टर का मीनिंग ही रिसीवर है, यानी कोई भी चीज़ को रिसीव करना. हमको अगर मोबाइल पे एक आधा कॉल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं. ठीक है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ रहा तो हम लोग चीज़ को रिसीव करते हैं. गिफ्ट हमको कुछ मिलता है तो हम लोग उसको रिसीव करते हैं. ठीक है, तो रिसेप्टर का बेसिक मीनिंग क्या है, रिसीव करना. इसमें क्या है कि हम लोग जो देने वाला क्या है, ड्रग है, ड्रग अपने बॉडी में एंटर होता है, और जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या करता है, बोल सकते हैं हम लोग वेलकम कर रहा है या स्वागत कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो वो उसका वेलकम करता है ड्रग, रिसेप्टर ड्रग का वेलकम करता है. ठीक है, तो लॉक और की हम लोग ने मैकेनिज्म देखा था कि एक ताला लगा है और वो ताला को अगर हमको खोलना है तो चाबी चाहिए, तो ड्रग आता है, अटैच होता है रिसेप्टर में, और फिर उसका एक्शन शुरू हो जाता है. अब ये रिसेप्टर है क्या चीज़, रिसेप्टर आर बेसिकली क्या है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल है. ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो सेल जो अपना बेसिक फंक्शनल यूनिट रहता है बॉडी का, सेल. ठीक है, तो एक सेल के ऊपर रह सकता है, सेल मेम्ब्रेन पे रहेगा. ठीक है, एक रिसेप्टर रहता है जो न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है, जैसे हार्मोनल है, जैसे थायराइड है,
और बाकी के जो हार्मोन स्टेरॉइड्स है, दीज आर ऑल न्यूक्लियर रिसेप्टर का टाइप है। हम लोग आगे देखेंगे टाइप ऑफ रिसेप्टर्स क्या है, ठीक है। और बाकी के जो रिसेप्टर्स है वो सेल मेम्ब्रेन पे अटैच रहते हैं, ठीक है। हम लोग कंपेरेटिव स्टडी भी देखेंगे हर एक इसका कि कहाँ पे लोकेशन है और अकॉर्डिंगली उसका एक्शन रहता है। तो बेसिकली ऐसे रिसेप्टर लोकेटेड रहते हैं। तो ड्रग जब आता है और बाइंड होता है रिसेप्टर पे, और उसके बाद में फिर क्या होता है, उसका एक्शन शुरू हो जाता है ड्रग का, ठीक है। कोई एक्शन वन इज आयन मीडिएटेड रहता है कि अटैच हो जाएगा, आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आयन एवरीबडी नोज कि सोडियम आयन रहते हैं, पोटेशियम रहता है, क्लोराइड रहता है। तो अलग अलग रिसेप्टर्स में अलग अलग ओपनिंग हो जाता है, फिर वो आयन चैनल को ओपन कर देते हैं और एक्शन शुरू हो जाता है। तो ये आयन चैनल वाला जो रिसेप्टर है वो है। एक है एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स है, तो उसमें एंजाइम के थ्रू एक्शन होता है, ठीक है। एक लाइगेंड गेटेड आयन चैनल बोलते हैं। एक जैक स्टैक रिसेप्टर्स है, तो उसमें जैक और स्टैक का रोल रहता है, ठीक है। एक न्यूक्लियर रिसेप्टर, हमने बताया कि कुछ रिसेप्टर्स कहाँ पे रहते हैं। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर? ओके 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 ओके, थैंक यू देन। नहीं, मैंने अभी चेंज नहीं किया है, मैं अभी सिर्फ आपको जस्ट जिस्ट बता रही हूँ, क्योंकि अगर ये आपको समझा नहीं तो आगे के स्लाइड्स आपको नहीं समझ में आएंगे। मैंने स्लाइड चेंज नहीं किया है, इसलिए रिसेप्टर का स्लाइड दिख रहा है ना सबको? ओ ओके 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 ओके, थैंक यू। तो हम लोग कहाँ थे, न्यूक्लियर रिसेप्टर पे थे, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, डीएनए चेंजेस होंगे। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बट नेचुरल क्या होता है, जेनेटिक चेंजेस होते हैं। तो जो हार्मोनल रिसेप्टर्स रहते हैं, आप इस ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स है, ठीक है, थायराइड रिसेप्टर्स, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर का टाइप है, ठीक है। तो ये सब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज रिसेप्टर्स, ठीक है। तो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल रह सकता है, या ग्रुप ऑफ सेल, और ऑर्गन्स पे रह सकता है, प्रोटीन्स पे रह सकता है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, ग्रुप ऑफ सेल और प्रोटीन। लोकेशन कहाँ है, लोकेशन मैंने आपको बताया दो लोकेशन है रिसेप्टर के। एक तो या तो सेल सरफेस पे रहेगा, मैक्रोमोलिक्यूल है वहाँ पे अटैच रहेगा, या इनसाइड द सेल, सेल के अंदर रहेगा। सेल के अंदर कहाँ है, साइटोप्लाज्म में रह सकता है या न्यूक्लियस में रह सकता है, ठीक है। सो 7.5 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्क्ड इन रिसेप्टर्स में पूछते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल ड्रग रिसेप्टर मैकेनिज्म, एक पेपर में पूछा हुआ है ये। सो अभी हमने देखा कि फार्माकोडायनामिक में क्या है, दो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, एक रिसेप्टर मीडिएटेड। नॉन रिसेप्टर में क्या रहेगा, नॉन रिसेप्टर, उसमें रिसेप्टर्स का कुछ काम नहीं रहेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रिसेप्टर, दूसरे थ्रू एक्शन, ड्रग का एक्शन दूसरे वे से होगा। और सेकेंड इज रिसेप्टर मीडिएटेड। तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन कैसा है, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड के बारे में। तो बाय फिजिकल एक्शन हो सकता है, केमिकल एक्शंस के थ्रू ड्रग का एक्शन हो सकता है, एंजाइम्स के थ्रू, आयन चैनल्स के थ्रू होता है, थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, थ्रू ट्रांसपोर्टर्स और थ्रू अदर एक्शन। सो हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे। टुडे विल डिस्कस अबाउट रिसेप्टर। तो रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इसको आप ब्रेक करके याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। तो रिसेप्टर इज डिफाइंड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल। पहला क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट, इट इज मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा एक मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल। अब कहाँ पे है वो मॉलिक्यूल, इट इज प्रेजेंट आइदर ऑन द सेल सरफेस, साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस विद इन द सेल। एक हमने बताया कि इट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल। दूसरा पॉइंट आएगा कि कहाँ पे रहेगा वो, सेल सरफेस में रहता है, या साइटोप्लाज्म में रहता है, या न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स हो गए कि मैक्रोमोलिक्यूल है, उसका लोकेशन देख लिया हमने। अब एक्शन क्या होता है, द ड्रग बाइंड्स एंड इंटरैक्ट्स टू प्रोड्यूस सेलुलर चेंजेस, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ड्रग आता है, रिसेप्टर को बाइंड हो जाता है और उससे इंटरैक्ट करेगा, उसको ड्रग हाई लो बोलेगा, और उसके बाद क्या करेगा, सेलुलर चेंजेस शुरू हो जाएंगे। बट इट सेल्फ हैज़ गॉट नो फंक्शन, बट उसका खुद का कुछ फंक्शन नहीं है रिसेप्टर का, ठीक है। सिर्फ ड्रग, उसका काम क्या है, बस ड्रग को बाइंड करना और आगे प्रोसीड करना, ठीक है। सो ड्रग प्लस रिसेप्टर, इट फॉर्म्स अ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे ही ये दो कॉम्प्लेक्स बना, जैसे ही ताला है, ताले में चाबी हमने अटैच किया तो क्या हो गया, ताला खुल गया। ताला खुलने से क्या हुआ, लोगों का अंदर आना जाना शुरू हो गया। वैसे ही सिमिलर वे में कि जैसे ही ड्रग आया, ड्रग रिसेप्टर पे अटैच हुआ, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, तो रिस्पॉन्स शुरू हो गया, ड्रग का एक्शन चालू हो गया। अब एग्जाम्पल्स क्या है रिसेप्टर्स के,
एड्रोजेनिक रिसेप्टर्स, हम लोग आगे देखेंगे एड्रोजेनिक रिसेप्टर जब हम लोग टॉपिक लेंगे उसमें। तो उसमें रहता है अल्फा रिसेप्टर रहता है, बीटा रिसेप्टर रहता है। सेकेंड इज कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर में मैंने यूट्यूब में अपना लेक्चर जो शेयर किया था उसमें आपने देखा होगा कि उसमें क्या रहता है, उसमें 2 टाइप के रिसेप्टर्स रहते हैं, मस्कैरेनिक रिसेप्टर रहता है और निकोटेनिक रिसेप्टर रहता है। थर्ड इज ओपियोइड रिसेप्टर्स। ठीक है, ओपियोइड रिसेप्टर्स जब हम लोग ओपियोइड्स पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा। तो ये एग्जाम्पल्स है रिसेप्टर्स के। नाउ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ये फिगर है, इसमें बताया है कि सपोज एक ड्रग है, उसमें रिसेप्टर जाके एक फुल अगोनिस्ट रहता है, एक पार्शियल अगोनिस्ट रहता है, एक इन्वर्स अगोनिस्ट रहता है, वो जाता है अटैच हो जाता है रिसेप्टर्स को और इफेक्ट शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ें क्या है, फुल अगोनिस्ट क्या है, पार्शियल अगोनिस्ट क्या है, इन्वर्स क्या है, वो हम लोग देखेंगे। हाँ, तो ये एक फिगर है। ठीक है, सबको ग्राफ का मैं सपोज करती हूँ कि सबको पता होगा कि ग्राफ में कैसा रहता है। अगर हम लोग येलो लाइन को कंसिडर करते हैं जीरो एक्सिस, ठीक है, जीरो एक्सिस कंसिडर करते हो, तो सबको पता है जीरो के ऊपर जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, +1 +2 +3 जाते हैं, और जीरो के नीचे जो रहते हैं वो -1 -2 ऐसे आता है। ठीक है, तो हम लोग एक ग्राफ को समझते हैं, लॉग डोज और इफेक्ट रिस्पॉन्स के अगेंस्ट है। ठीक है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में इफेक्ट है और एक्स एक्सिस में लॉग डोज है। तो जो बीच की लाइन है वो है एंटागोनिस्ट की। ठीक है, एंटागोनिस्ट बीच की लाइन यानी 0 रहेगा, तो एंटागोनिस्ट में क्या रहेगा, एफिनिटी रहेगी उसमें। ठीक है, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है वो 0 रहेगी। अब एफिनिटी क्या चीज़ है, नया वर्ड आ गया। ठीक है, एफिनिटी यानी क्या है, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू गेट बाउंड टू द रिसेप्टर इज नोन एज एफिनिटी। इसमें आपको एक ही शब्द याद रखना है, गेट बाउंड, कि जाके चिपक जाना, उसको एफिनिटी बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम लोग कि एक आधा समझो आयरन की कोई चीज़ है, ठीक है, मैग्नेट है, हमारे यहाँ फ्रिज रहता है, ठीक है, उसमें आयन मैग्नेट रहता है। ठीक है, वो आयन को जाके क्या होता है, चिपक जाता है। मैग्नेट रहा तो क्या होता है, मैग्नेट आयन को चिपक जाता है। तो जो ये बाउंड करने की मतलब अटैच होने की जो कैपेबिलिटी है उसको एफिनिटी बोलते हैं। तो जो भी ड्रग, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू गेट बाउंड टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर को जो चिपक जाती है, इट इज कॉल्ड एज एफिनिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो एंटागोनिस्ट है उसमें क्या रहता है, उसमें एफिनिटी रहती है। एफिनिटी कितनी रहती है, वो जाके चिपक जाता है, मगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं रहती है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या चीज़ है, द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर कंबाइनिंग विद द रिसेप्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। कि ड्रग में चिपक गया है, ठीक है, ड्रग को चिपक, रिसेप्टर को ड्रग चिपक गया, लेकिन उसमें क्या हुआ, फार्माकोलॉजिकल कुछ एक्शन शुरू हो गए। जैसे कोई मैग्नेट है, वो चिपक गया आयरन को जाके, उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, उसमें चेंजेस रेडी हो गए। तो सिमिलर है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, आप आज के आज पढ़ लेना तो आपको ये क्लियरली चीज़ें समझ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, 1-2 पॉइंट्स याद रखना है। एफिनिटी में टू गेट बाउंड टू द रिसेप्टर, इंट्रिंसिक एक्टिविटी यानी टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एक आएगा चिपक जाएगा, और उसके बाद एक है इंट्रिंसिक एक्टिविटी जिसमें एक्शन शुरू हो जाएगा, रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेंगे और उसका एक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग समोसे का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, समोसा कैसा है, हम अलग से उसका रोटी बनाते हैं और उसके आलू की सब्जी बनाते हैं। अगर वो अलग अलग है तो क्या है, रोटी अलग है, सब्जी अलग है, आलू की सब्जी पूड़ी ऐसा खा सकते हैं। लेकिन जब हमने वो आलू को हमने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, रोटी के अंदर डाल दिया, तो वो क्या बन गया, और उसको फिर हमने शेप दे दिया, उसको तल लिया, तो वो अलग फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो उसका एक्शन चालू हो गया, तो वो समोसा बन गया। ठीक है, तो सिमिलर वे आप ये याद रख सकते हैं समोसा का एग्जांपल लेके कि ड्रग जो है वो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है और अटैच होने के बाद, तो दैट इज इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये फिगर में हम देख रहे हैं कि जो एंटागोनिस्ट है उसमें एफिनिटी कितनी है, 1 है एफिनिटी, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 है, मतलब वो चेंजेस कुछ नहीं करता है, वो बस जाता है, और जो अगोनिस्ट है उसको काटने का है। जैसे कोई रहते हैं ना क्रिटिक्स, बस उसको, उनको कुछ पता नहीं रहता, उनको कुछ करना नहीं, बस उनको अपोज करने का है। ठीक है, पार्टीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी को कुछ भी कर ले, लेकिन उनका काम है अपोज करना, बस उसको अपोज करके रख देना, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे। तो सिमिलर वे है, एंटागोनिस्ट का काम क्या है, एंटा मतलब ऑपोजिट, अपोज करना। ठीक है, अब दूसरा आते हैं पार्शियल अगोनिस्ट। पार्शियल अगोनिस्ट यानी क्या रहता है, उसमें एफिनिटी रहती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में रहती है। पार्शियल है, अगोनिस्ट का काम कर रहा है, बाइंड कर रहा है, बट
कम इफेक्ट है उसका, तो वो पार्शियल अगोनिस्ट है। नाम ही है, पार्शियलिटी होती है ना, कोई कोई बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वैसे पार्शियल अगोनिस्ट है कि थोड़ा सा पार्शियल अगोनिस्ट एक्शन रहता है, उसमें एफिनिटी रहती है 1 और इंट्रिंसिक एक्टिविटी बिटवीन 0 एंड 1 रहती है। अब फुल अगोनिस्ट, फुल है, किसी को पूरा, कोई कोई बच्चे हैं जिनको बहुत पूरा फुल इंपॉर्टेंस मिलता है, तो फुल अगोनिस्ट है, उसमें एफिनिटी भी बहुत रहेगी, 1 रहेगी, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी 1 रहेगी। अब दूसरा है इनवर्स अगोनिस्ट। इनवर्स यानी कुछ रहते हैं ना, कोई उल्टा काम ही करते हैं, किसको सीधा बताओ तो वो उल्टा ही सोचते हैं, तो इनवर्स है, उसमें एफिनिटी रहेगी बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी कैसे रहेगी, बिटवीन 0 एंड -1 रहेगी। आपने अगर ये फिगर ध्यान में रखा तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एफिनिटी कितनी है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी है। बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, एक्सटर्नल बहुत घुमाते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन एक बार आपने अगर माइंड में ये फिट कर लिया तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि व्हाट इज़ एंटागोनिस्ट क्या है, पार्शियल क्या है, अगोनिस्ट, एफिनिटी क्या है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से कहीं ड्रॉ करके रख लो और इसको आप रोज रिवाइज करो। अभी एक शानबाग में ये चार्ट दिया है, कंपेरेटिव, कंपैरिजन से बहुत इजी होता है लर्निंग। ठीक है, हमने देखा अगोनिस्ट, अगोनिस्ट यानी सिमिलर, सेम सेम रहेगा एक्शन। ठीक है, जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, दोनों के जो एक साथ जो जिनके होते हैं ना हॉबीज़ मिलती है या एक कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, तो वो उनकी फ्रेंडशिप जल्दी से हो जाती है, तो दैट इज़ अ अगोनिस्ट। ठीक है, a drug that is capable of producing pharmacological action similar to that molecule after combining with the receptor is called as agonist। ठीक है, फार्मेकोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो जाएंगे जैसे ही वो अटैच होगा, तो इसमें क्या आपको याद रखना है, सिर्फ फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। उसका एफिनिटी हमने देखे 1 है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी 1 है। एग्जाम्पल क्या है अगोनिस्ट का, एड्रेनलिन ड्रग जो है वो अगोनिस्ट का काम करता है, हिस्टामिन अगोनिस्ट का काम करता है, मॉर्फिन ये भी अगोनिस्ट का काम करता है। सेकेंड आता है एंटागोनिस्ट, ऑपोजिट। अब कुछ रहते हैं ना, फ्रेंड सर्कल में भी रहते हैं कि कुछ अपोज करना है उनको, बस कुछ हुआ नहीं, बस सिर्फ अपोज करना है, लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप रखना है उनको, लेकिन अपोज करना है। तो सिमिलर वे है कि अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ द अगोनिस्ट टू इट्स रिसेप्टर और ब्लॉक्स द एक्शन। अभी हमने कोई एक ड्रग दिया, अब वो एक्शन हमको उसका ब्लॉक करना है, तो हम क्या करते हैं, उसका एंटागोनिस्ट दे देते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइजनिंग है, उसमें हम लोग क्या देते हैं एंटागोनिस्ट, हम लोग अट्रोपिन देते हैं। तो अट्रोपिन क्या करता है, ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइजनिंग का पूरा इफेक्ट नलीफाई कर देता है, तो एंटागोनिस्ट काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पहला काम है इसका प्रिवेंट करना है बाइंडिंग को, ब्लॉक करना है अगोनिस्ट का एक्शन। इसका एफिनिटी कितना है, 1 है, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 है। एग्जाम्पल क्या है एंटागोनिस्ट का, प्रोपेनेनॉल है, अट्रोपिन है, नैलेक्सोन है कि मॉर्फिन अगर पॉइजनिंग होगी तो उसका एंटागोनिस्ट क्या देते हैं, नैलेक्सोन देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंटागोनिस्ट के बारे में। एंटा मतलब ऑपोजिट, तो एक एक वर्ड आप याद रखो, अगोनिस्ट यानी सिमिलर सेम, एंटा यानी ऑपोजिट। नेक्स्ट इज पार्शियल अगोनिस्ट, पार्शियल हमने बोला कि थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, अ ड्रग दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर बट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट लेस देन दैट ऑफ द अगोनिस्ट। ठीक है, इज कॉल्ड एज अ पार्शियल अगोनिस्ट। इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा बट थोड़ा सा रहेगा, पार्शियल। तो इसमें आपको एक ही नाम याद रखना है, पार्शियल। पार्शियल यानी थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा, उसमें एफिनिटी कितनी रहेगी, 1 रहेगी, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी हमने वो फिगर में देखा बिटवीन 0 एंड 1 रहेगी। एग्जाम्पल क्या है, पेंटाजोसिन है जो म्यू ओपियोइड रिसेप्टर रहता है उस पर एक्ट करता है, तो दैट इज पार्शियल अगोनिस्ट। उसके बाद आता है इनवर्स अगोनिस्ट। इनवर्स का वर्ड मीनिंग क्या है, ऑपोजिट, उल्टा। A drug which activates a receptor to produce the effect in the opposite direction to that of the agonist is called as an inverse agonist। ठीक है, उसमें क्या है, फुल एफिनिटी है बट इफेक्ट कैसा है, इनवर्स है, उल्टा इफेक्ट है। ठीक है, जैसे बच्चे को अगर मम्मी बोलेगी बेटा ये मत कर, वो क्या करेगा, वो जाएगा उसका उल्टा ही काम करेगा। ठीक है, वैसा ही सेम है कि ये इनवर्स अगोनिस्ट है, उल्टा काम करेगा। तो एफिनिटी उसकी 1 रहेगी, इंटेंसिक एक्टिविटी बिटवीन 0 एंड -1 रहेगी। एग्जाम्पल है बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर है, क्लोरफिनिमाइलेट है, कि H1 हिस्टामिन रिसेप्टर्स है। सो दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, व्हाट इज पार्शियल अगोनिस्ट एंड व्हाट इज इनवर्स अगोनिस्ट। अब आते हैं रिसेप्टर फैमिलीज। अब फैमिलीज रहती है ना, सब अलग अलग टाइप की फैमिली रहती है, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। ठीक है, तो सिमिलर है, रिसेप्टर की अलग अलग फैमिलीज है। एक है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर। एमसीक्यू में पूछते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एमसीक्यू पेटेंट है कि विच रिसेप्टर इज कॉल्ड एज सर्पेंटाइन रिसेप्टर या 7 पास्ट रिसेप्टर
या फिर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ना, उसके 4-5 नाम हैं, तो आपको उसके नाम ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि MCQ में पूछते हैं कि कौन सा है रिसेप्टर ये, बाकी डिटेल में नहीं पूछते, लेकिन और कौन से रिसेप्टर्स जी प्रोटीन टाइप के रिसेप्टर्स है वो आपको एक लर्न करना है। तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स का नाम है आयनोट्रोपिक रिसेप्टर, सेकंड इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दैट इज GPCR बोलते हैं, मेटाबोट्रोपिक है, 7 पास रिसेप्टर बोलते हैं, सर्पेंटाइन स्नेक के जैसे है, उसका आगे फिगर आएगा तो आपको उससे समझ में आएगा। देन थर्ड इज ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइमेटिक रिसेप्टर, इसमें एंजाइम के थ्रू एक्शन होता है। फोर्थ है न्यूक्लियर रिसेप्टर, इसमें न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है ना, वैसे ही न्यूक्लियस में जो एक्शन होगा कि 1 मिनट, ओके। सो रिसेप्टर रेगुलेट थ्रू जीन एक्सप्रेशन, कि DNA चेंजेस होता है, जीन्स में चेंजेस होता है, तो दैट इज न्यूक्लियर रिसेप्टर। लास्ट है ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टैक बाइंडिंग रिसेप्टर। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की फैमिलीज है ये। लोकेशन हमने देखा कि बेसिकली 2 लोकेशन है रिसेप्टर का, फर्स्ट इज ऑन द सेल सरफेस, ठीक है, सरफेस में रहेगा सेल के, और दूसरा कहाँ पे रहता है, इंट्रासेलुलर, दैट इज इनसाइड द सेल, न्यूक्लियस में रहता है। अब ये भी कंपैरेटिव स्टडी है वेरियस रिसेप्टर्स के हिसाब से, ठीक है। पहला है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, ठीक है, लाइगेंड गेटेड, लाइगेंड यानी बाइंड करने वाला, गेट यानी गेट, जैसे हमारा गेट नहीं खुलता है तो सेम है गेट। तो इसमें क्या होता है, लोकेशन कहाँ है, ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल सेल मेम्ब्रेन में लोकेटेड रहता है। इफेक्ट कैसे होता है इसमें, लाइगेंड आता है, लाइगेंड यानी ड्रग, ड्रग आता है, बाइंड होता है और आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो कपलिंग कैसी है, डायरेक्ट है, आना है, ड्रग आएगा, बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर को और आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, जो भी सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, सारे चैनल्स ओपन हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल का, निकोटेनिक रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर, ये सारे एग्जाम्पल है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर का। और टाइम कितना लगता है, अभी कोई अपने दरवाजे पे आया है तो जस्ट अगर किसी का कैसे छोटा सा लॉक होता है, तो वो छोटा सा लॉक हम लोग की से खोल देते हैं फटाक से और लोग अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या टाइम कितना लगा अपने को, बहुत कम टाइम लगता है, मिली सेकेंड्स। कोई कैसे रहता है, 2-3 लॉक रहते हैं, एक सिक्योरिटी लॉक रहता है, चैनल में लॉक रहता है, डोर जो अपना वुडन गेट है उसमें एक लॉक रहता है, मेन गेट में लॉक रहता है, तो उसमें टाइम अपना ज़्यादा लगता है। तो लाइगेंड गेटेड छोटा सा है, उसमें मिली सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। दूसरा है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन, इसमें सब जी नाम है, जी वाले ही सारे नाम है, तो आपको जी से याद रखो। और इसके नाम मैंने बताया 3-4 नाम है उसके, ठीक है। GPCR रिसेप्टर बोलते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर है, 7 पास रिसेप्टर बोलते हैं क्योंकि उसमें 7 स्ट्रिंग्स है, सर्पेंटाइन क्योंकि वो स्नेक के जैसा दिखता है तो उसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। लोकेशन कहाँ है इसका, मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है सेल के। फिर जी प्रोटीन रिसेप्टर में एक तो GS टाइप, इसके 3 भाई है बोल सकते हैं हम लोग, GS है, GI है, GQ है। S यानी स्टिमुलेटरी इफेक्ट करता है, I यानी इनिबिटरी है, और Q सेम एक्शन है उसका भी। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर, एड्रोजेनिक रिसेप्टर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। टाइम कितना लगता है इसमें सेकेंड्स लगते हैं, आयन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में मिली सेकेंड्स थे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा तो सेकेंड्स लगते हैं। नेक्स्ट है एंजाइमेटिक रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स कहाँ पे रहते हैं, वो भी मेम्ब्रेन पे रहते हैं लोकेटेड, और इसका एक्शन कैसा है, नाम ये एंजाइमेटिक है तो कहाँ से एक्शन होगा, एंजाइम के थ्रू, तो इसका एक्शन कैसे होता है, थ्रू एंजाइम होता है, डायरेक्ट एक्शन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। जब इंसुलिन आप पढ़ोगे तब इंसुलिन में आपको जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो इंसुलिन बेसिकली एंजाइमेटिक रिसेप्टर का है एग्जाम्पल है। तो आपने अगर ये रिसेप्टर भी समझ लिया और उसमें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर आप इंसुलिन में लिख सकते हो। सेकेंड इज साइटोकाइन रिसेप्टर, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मिनट्स टू आवर्स लगते हैं, क्योंकि आएगा लाइगेंड अटैच होगा ड्रग रिसेप्टर पे और एंजाइम का एक्शन चालू होगा, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे और 2-3 लैच अगर किसी के घर में लगे हैं तो एक पहले वुडन वाला डोर खोलेंगे, अंबानी का घर समझ लो कि उसमें बहुत सारे लॉक रहेंगे, तो थोड़ा टाइम लगता है मेन गेट में आके दरवाज़ा खोलने के लिए। तो सिमिलर है एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियर नाम ही न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर कहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा, ठीक है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। उसका एक्शन क्या है, न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, बहुत पहले हम लोग ने 12th में पढ़े हैं, क्या होता है, जीन्स रहते हैं, तो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जीन्स आ गया तो DNA आ गया,
तो कपलिंग कैसे होती है? वाया डीएनए में चेंजेस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हार्मोनल रिसेप्टर, जैसे स्टीरॉइड्स है, थायराइड है, हार्मोन रिसेप्टर है, ये सारे टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं। अब ड्रग आएगा, लाइगेंड आएगा, बाइंड होगा रिसेप्टर को, न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में क्या करेगा? जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए चेंजेस होगा, इन सब के लिए क्या होगा? जेनेटिक चेंजेस होने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे और है, अंबानी के बाद भी अमिताभ बच्चन का घर है, अब अमिताभ बच्चन को बाहर आने के लिए कितना समय लगेगा, कितने सारे लॉक्स होंगे उसके घर में, तो सेम हम लोग ये ले सकते कि आवर्स लग जाएंगे गेट के बाहर आने के लिए। तो सिमिलर न्यूक्लियर रिसेप्टर के एक्शन को कितना लगता है? काफ़ी टाइम लगता है, आवर्स लग जाते हैं एक्शन के लिए। सो दिस वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस रिसेप्टर्स। ये एग्जाम्पल है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स का। इसमें क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहा है हमको, आता है, बाइंड हो गया है, ये दिख रहा है रेड वाले जो है ड्रग्स है, आयन बाइंड हो गए, बाइंड होने के बाद क्या हुआ? चैनल ओपन हो गया, खुल गए चैनल, और जो आयन्स है वहाँ से फिर ओपन होकर बाहर निकलने लगे। आपको एक जब भी अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स 7.5 मार्क्स का, तो एक छोटा सा डायग्राम जैसे भी होता है कि आयन चैनल का एक छोटा डायग्राम बनाना है, जी प्रोटीन का बनाना है, और एक ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करके, वो आपको थियोरी कम लिखना है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा सा डायग्राम्स बनाना है, ठीक है। दैट इज स्कोरिंग और एग्जामिनर के लिए भी ईजी रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए। सो कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर, दैट इज लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। इसके पूरे नाम में ही इसका पूरा मीनिंग है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। लाइगेंड, इन द लैटिन वर्ड लाइगेंड मीन्स लिगरी। लाइगेंड का मतलब क्या है? लिगरी। लिगरी का मतलब क्या है? कि विच मीन्स टू बाइंड, बाइंड करना, चिपकना ड्रग का, ठीक है। और क्या हुआ? जैसे चिपक गया तो क्या हुआ? गेट खुलने लग गया। तो लाइगेंड गेटेड, गेटेड यानी हैविंग गेट्स टू कंट्रोल द मूवमेंट। हमारे जो आयन्स है उसका कंट्रोल होता है मूवमेंट। जैसे हमारा गेट है ना, हम लोग गेट खोलते हैं तो लोग आते हैं अंदर, हमने गेट बंद कर दिया तो लोग ने आना बंद कर दिए। सो सिमिलर वे, आयनोट्रॉपिक इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आयन्स जहाँ पे भी आए तो क्या करते हैं? उनका काम है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना। और कौन से रहते हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड। जब आप बेंजोडाइजेपिन पढ़ोगे तो बेंजोडाइजेपिन का एक्शन क्या है? बाइंड होता है, क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं, ठीक है। सो दिस इज वॉज द लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। सिमिलर है, ये थोड़ा ग्राफ के फॉर्म में मैंने बताया है कि बाइंडिंग ऑफ अगोनिस्ट टू द आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर को अगोनिस्ट बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद क्या होता है? आयन चैनल ओपन हो गए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फ्लो ऑफ द आयन्स का फ्लो होने लगा चैनल्स के थ्रू। सोडियम बाहर जाता है, पोटेशियम, एक्सचेंज होते हैं आयन्स का, एक आयन बाहर जाता है तो दूसरा आयन अंदर आता है। एंड रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट। मैंने बताया कि इसका मिली सेकेंड्स है, ठीक है। Example is nicotinic receptor, N-acetylcholine receptor at the neuromuscular junction and GABA receptors. तो ये हो गया फर्स्ट रिसेप्टर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रिसेप्टर, दैट इज व्हाट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या GPCR रिसेप्टर बोलते हैं इसको। इसके नाम मैंने बताया कि someone has unmuted, please mute yourself. Please mute yourself. Someone has unmuted. It is a request to all. Please mute yourself while the meeting because it creates disturbance to all. Okay. So where were we? G protein couple receptor. So G protein couple receptor, it is basically a transmembrane receptor that pass through the cell membrane 7 times. G protein है, मैंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं? 7 पास रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, GPCR रिसेप्टर भी बोलते हैं। अब आपको फिगर में दिख रहा होगा कि इसमें कितने हैं? 7 चेन्स हैं, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ 7 पास रिसेप्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग गेम खेलते थे ना, खो खो का गेम है, तो खो खो में क्या रहता था कि एक को खो दिया, दूसरे को खो दिया, तीसरे को दिया, तो आगे ऐसे उसका एक्शन शुरू रहता था, डायरेक्ट नहीं होता था। जैसे आउट है तो आउट में क्या करते हैं हम लोग? एक जन जाता है, दूसरे को डायरेक्ट आउट करता है। इसमें हम लोग इनडायरेक्ट वे, तो इसका एक्शन कैसा है? इनडायरेक्ट है, थ्रू द सेकेंड मैसेंजर के थ्रू काम है। फर्स्ट मैसेंजर यानी जिसको पहले पता चला, दैट इज द फर्स्ट मैसेंजर। कि लेडीज़ रहती ना, गॉसिप करती है कि फ़ोन करके बताए कि अरे इसके घर में ये हुआ, तो दैट इज़ द फर्स्ट मैसेंजर, उसने फर्स्ट बताया। अब जिसने सुना तो वो क्या करते हैं? उसको और एग्जैगरेट करके वो तीसरे को बताती है।
तो दैट इज़ द सेकेंड मैसेंजर का काम करती है। तो सिमिलर है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, 7 पास रिसेप्टर एंड सर्पेंटाइज रिसेप्टर। इसमें सब जी 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 रिलेटेड है। जी, पहला जी क्या आता है? जीटीपी आता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में डिटेल नहीं करो, सिर्फ नाम याद रखो तो दैट इज सफिशिएंट। सेकेंड है जीडीपी। तो जीटीपी का कन्वर्जन जीडीपी में होता है, जीएस, जीआई और जीक्यू, ये उसके टाइप्स है। जीएसएस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटरी इफेक्ट और आई स्टैंड्स फॉर इनिबिटरी इफेक्ट। अभी ये फिगर में वही बताया है, जीक्यू है रिसेप्टर बाइंड हो गया है और एडेनल साइक्लिस एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करता है और ये एक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब एडेनल साइक्लिस एंजाइम क्या है? सीएएमपी पाथवे है। ये सब सेकंड मैसेंजर है, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें क्या है, तो सेकंड मैसेंजर है। सीएएमपी एक सेकंड मैसेंजर है, जो है ना दूसरे को बताना, एक जन ने फ़ोन किया तो वो आगे बढ़ाता है एक्शन। सेकेंड है फॉस्फोलाइपेज सी, दैट इज IP3DAG पाथवे। सिर्फ ये नाम याद रखो बस, इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक सेकंड मैसेंजर का काम करता है। थर्ड एक्शन कैसा है जी प्रोटीन का? आयन चैनल के थ्रू एक्शन है। आयन चैनल जो हमने पढ़ा था कि लाइगेंड आता है, बाइंड करता है और आयन ओपन हो जाते हैं आयन चैनल, ठीक है। फर्स्ट मैसेंजर हमने देखे, फर्स्ट मैसेंजर जिसमें फर्स्ट मैसेज मिला। सेकेंड मैसेंजर जो सेकेंड रिसीव किया मैसेज। एग्जाम्पल क्या है सेकेंड मैसेंजर का? CAMP है, CGMP, IP3DAG, ये सारे सेकेंड मैसेंजर्स हैं। मतलब पहले आता है, ड्रग बाइंड होता है, फर्स्ट मैसेंजर पे एक्शन होता है और इनको बाद में फिर इनका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये और एक है एग्जाम्पल सिग्नल पाथवे, दोनों सेकेंड मैसेंजर का, ठीक है। ये भी सेम है, ATP है, CAMP। इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो कि ये दोनों सेकेंड मैसेंजर है और इसका एक्शन सेकेंड मैसेंजर के थ्रू होता है। ये भी दोनों पाथवे है, एक CAMP डिपेंडेंट पाथवे है, एक IP3DAG पाथवे है, दोनों भी सेकेंड मैसेंजर पाथवे। अगर आपको GI इनिबिटरी अगर याद रखना है, कौन से GI इनिबिटरी ड्रग्स हैं, तो इसमें एक निमोनिक है कि MAD2S। मैड में M यानी क्या है? M यानी मस्कैरेनिक रिसेप्टर है, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर में रहते हैं मस्कैरेनिक रिसेप्टर। तो M2 रहता है, वो GI के थ्रू एक्ट करता है। डिटेल में याद नहीं भी रखे तो भी चलेगा, सिर्फ ओवरऑल आप सिर्फ समझ लो। A2 यानी क्या है? एड्रेजेनिक रिसेप्टर है। D यानी डोपामिनिक रिसेप्टर है। तो ऐसे आप याद रख सकते कि ये सारे GI रिसेप्टर्स हैं। और GQ वाले कौन से हैं? हैव 1M और M वाले। H यानी हिस्टामिनिक रिसेप्टर है, A यानी अगेन एड्रेजेनिक रिसेप्टर है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स है, V यानी वैसोप्रेसिन रिसेप्टर है। तो ये एग्जाम्पल्स है GI रिसेप्टर के और GQ रिसेप्टर्स के। ये देखो अब इसमें दिख रहा है फिगर में क्लियरली, सांप जैसा दिख रहा है ना, सांप जैसा, तो दैट इज सर्पेंटाइन रिसेप्टर और 7 स्ट्रिंग्स है उसके, इसलिए उसको 7 पास रिसेप्टर भी बोलते हैं, सर्पेंटाइन है। अब इसमें तुमको दिख रहा है कि सेकेंड मैसेंजर कैसा है। इसके 3 यूनिट रहते हैं बेसिकली, अल्फा, बीटा और गामा यूनिट रहता है, ठीक है। जैसे ही एक अटैच होता है, जीडीपी जैसे अटैच हुआ तो जो अल्फा यूनिट है वो सेपरेट हो जाता है और बीटा गामा सेपरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये अटैच हुआ, ड्रग आया, अटैच हुआ, तो ये तीनों क्या है? तीनों की दोस्ती जो है वो टूट जाती है। अल्फा यूनिट बोलता है कि मैं अपना अलग जाता हूँ, तुम दोनों अपना अलग जाओ, तो अल्फा यूनिट अलग हो जाता है और बीटा और गामा जो है वो अलग होता है और फिर उसका एक्शन शुरू हो जाता है। जो जीडीपी है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। डिटेल में किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ यस। नहीं नहीं, ये शानबाग में नहीं है डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मेरे ख्याल से KD त्रिपाठी में मिल जाएगा शायद। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में थे। तो ये क्या है? इसका स्नेक जैसा इसका शेप है, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग देख रहे थे कि जी अल्फ़ा जो यूनिट है वो सेपरेट हो जाता है और बीटा गामा जो है वो सेपरेट हो जाता है और इसका एक्शन शुरू हो जाता है। तो GDP गेट्स कन्वर्टेड इनटू GTP। यू ऑल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम, आप ले लो। आई विल वेट फॉर 1 मिनट। ओके, दिस इज ऑल्सो सिमिलर डायग्राम। इसमें भी सेम बताया है कि GPCR रिसेप्टर कैसा है, अगोनिस्ट आता है, बाइंड होता है, फिर अल्फा यूनिट जो है वो सेपरेट हो जाता है और बीटा और गामा जो है सेपरेट होके एंड सेलुलर रिस्पॉन्स कंटिन्यूस।
अब इसमें भी ग्राफ में सेम बताया है कि अगोनिस्ट कम्स, इट बाइंड्स टू जी प्रोटीन, एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन इज बेसिकली ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है, ट्राइमेरिक है, 3 लोग हैं, 3 बोलते हैं ना समोसे जैसे तिगड़ी रहता है, ट्राइंगल रहता है, तो अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट रहता है उसमें, ठीक है। अल्फा यूनिट कंटेन्स जीडीपी, और जीडीपी क्या होता है हमने देखा वो फर्स्ट फिगर में कि जीडीपी किस में कन्वर्ट होता है, जीटीपी में कन्वर्ट होता है। और एक्टिवेट खो खो चल रहा है ना हमारा कि जीडीपी आया उसने खो कर दिया तो जीडीपी एक्टिवेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट हो गया, एडेनल साइक्लेज जो है वो एक्टिवेट हो गया, फिर एटीपी से क्या हो गया, सीएमपी हो गया, और आखिरी में जाके क्या होगा कि जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये पूरा खो चल रहा है किसमें, जीडीपी जीटीपी फॉर्म हुआ, सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट हुआ, और आखिरी में क्या जो एंजाइम है दैट इज प्रोटीन काइनेज, इट गेट्स एक्टिवेटेड। सो दैट वाज अबाउट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और ये सेकंड मैसेंजर का है, IP3DAG पाथवे, ये भी उसका ही एक पार्ट है, सेकंड मैसेंजर है, इसमें भी सेम होता है। अगोनिस्ट आया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को बाइंड हुआ, जो सेकंड मैसेंजर है दैट इज फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हुआ। फॉस्फोलाइपेज सी जो है उसका ब्रेकडाउन होता है DAG पे और IP3 पे। इसका मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर डिटेल में नहीं किसी को ध्यान में रहता है देन ऑल्सो इट्स ओके, सिर्फ आप उसका कंसेप्ट याद रखो कि कैसा एक्शन होता है जी प्रोटीन का और सेकेंड मैसेंजर के थ्रू कैसे एक्शन होता है, दैट ओनली यू रिमेंबर। एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज, IP3 का एक्टिवेशन होता है, कैल्शियम चैनल अटैच होता है, कैल्शियम रिलीज, जहाँ पे भी कैल्शियम आया तो कैल्शियम का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना, ठीक है। सो इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट स्टिमुलेट्स द प्रोटीन काइनेज C एक्टिविटी। सिमिलरली इसमें भी बताया है कि जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, आयन चैनल के थ्रू भी एक एक्शन है उसका, तो आयन चैनल में क्या होगा, डायरेक्टली अटैच हो जाएगा एंड आयन चैनल विल गेट ओपन, ओके। GS इज स्टिमुलेटरी एंड GI इज इनिबिटरी। पोटेशियम चैनल हार्ट में एक्टिवेट हो जाएंगे। नाउ दिस इज सेकेंड। अब यहाँ यस no, it has got mixed action. I'll answer the question in the last 5 to 10 minutes. Okay. So coming to the second receptor, second was transmembrane enzyme linked receptor, ठीक है। First was G protein coupled receptor ends here. Second is transmembrane enzyme linked receptor. Enzyme linked receptor is basically related with enzymes, ठीक है। इसमें सभी enzymes का action होता है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, इट इज़ बेसिकली 2 मोनोमर्स रहते हैं और वो कंबाइन होके, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि दो लोग हैं, जैसे शादी के पहले रहते हैं, ठीक है, 2 रहते हैं, हस्बैंड लड़का लड़की रहते हैं, लड़का लड़की शादी होने के बाद क्या होता है, कपल बन जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलर वे है कि 2 स्ट्रक्चर्स रहते हैं, मोनोमर्स रहते हैं एंड दे कंबाइन एंड दे फॉर्म डाइमर फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। हाँ, अभी ये फिगर में आपको, ये फिगर आप ध्यान में रखो, आगे फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। सो ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन इंट्रासेलुलर पोर्शन। एंजाइम कौन सा एक्टिवेट है इसमें, टायरोसिन काइनेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंजाइम किसके लिए है, इंसुलिन के लिए। मैंने बताया कि इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप ये एंजाइमेटिक रिसेप्टर का लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, द लाइगेंड कम, लाइगेंड यानी क्या है, ड्रग है, लाइगेंड कम, इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड द मोनोमर्स बाइंड टुगेदर। सेम बताया कि जैसे लड़का लड़की है, 2 मोनोमर्स हैं, अलग अलग है 2, ठीक है, मोनोमर्स है, वो दोनों बाइंड हो गए, जॉइंट हो गए, तो क्या फॉर्म हुआ, डाइमर इज फॉर्म, ठीक है, डाइमर फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फॉस्फेट इज एडेड, फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, और उसके बाद क्या होगा, इट एक्टिवेट्स द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, एक्टिवेशन शुरू हो गया एंड देर इज बेसिकली चेंज इन शेप एंड एक्टिवेट प्रोटीन। जब शादी हो गई, शादी होने के बाद क्या हो गया, कपल हो गए, कपल होने के बाद जैसे पहले है रिलेशन वैसा नहीं रहता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो सेम वे में कि सब कुछ चेंज हो गया है, प्रोटीन एक्टिवेट हो गए हैं एंड बेसिकली इट विल लीड टू रिस्पॉन्स। तो अब ये फिगर देखो तो आपको अब ये ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि 2 मोनोमर्स है, 2 मोनोमर्स क्या हो गए, बाइंड हो गए, और बाइंड होने के बाद डाइमर फॉर्म हुआ, दैट विल बी अनफॉस्फोरेटेड, उसमें फॉस्फोरस ऐड नहीं हुआ। जैसे शादी हो गई, शादी होने के बाद बाकी ऐड हो जाते हैं, बच्चे ऐड हो गए, तो फॉस्फोराइलेशन हो गया, डाइमर फॉर्म हो गया, एक सिंगल बन गया स्ट्रक्चर, और उसमें क्या हुआ, बेसिकली टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गया।
सो दिस वॉज अबाउट ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर। एग्जाम्पल क्या है अपना, इंसुलिन रिसेप्टर जो है। दूसरा सेम वे में है, ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर का ही एक पार्ट है, जैक स्टैक बोलते हैं, जैनुस काइनेज सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसमें भी सिमिलर है कि दो मोनोमर्स रहते हैं, एक जैक रहता है एक स्टैक रहता है। ठीक है, ये दोनों बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद सेम है, इसमें भी फॉस्फोराइलेशन होता है और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होता है, इसमें एक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसमें, ग्रोथ हार्मोन है, रिसेप्टर फॉर साइटोकाइनेस। दीज रिसेप्टर्स डू नॉट हैव इंट्रिंसिक एंजाइम नहीं है इसमें, बट एन ऑन एक्टिवेशन दे डाइमराइज, बाइंड हो जाते हैं, दो मोनोमर्स रहते हैं, ये भी दोनों बाइंड हो जाते हैं। सेम है, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम रिसेप्टर जैसा है वैसे ही सिमिलर है। सो इट बाइंड टू काइनेज इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल जैक है, फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक ऐड हो जाता है एंड बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर से क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है एंड इट डिसोसिएट and action starts. So this was about JAK-STAT transmembrane enzyme receptor. लास्ट वाला आता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर सबसे सिंपल है, लाइगेंट आता है, हमने बोला कि एग्जाम्पल क्या है, स्टीरॉयड है। हार्मोनल रिसेप्टर्स बेसिकली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स का काम करते हैं। सो द हार्मोन दे गो इनसाइड द न्यूक्लियस में जाते हैं, साइटोप्लाज्म में जाते हैं, वहाँ पे जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA चेंजेस होते हैं, DNA फॉर्म होता है एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन होके चेंजेस होके देन देयर विल बी अ रिस्पॉन्स। सो दिस इज बेसिकली अबाउट न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है, सिंपल है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, ड्रग होता है, ड्रग रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंड देयर विल बी चेंजेस इन द जेनेटिक चेंजेस होंगे। एग्जाम्पल क्या है, हार्मोन वाला देखा हमने, स्टीरॉयड रिसेप्टर है, थायरोक्सिन रिसेप्टर है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, स्टीरॉयड आता है, स्टीरॉयड बाइंड्स टू द रिसेप्टर इन द साइटोप्लाज्म एंड स्टीरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। सो इन दिस व्हाट हैपेंड कि ये जो ड्रग बाइंड हुआ इट माइग्रेट्स द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस होने के बाद बाइंड करता है स्पेसिफिक DNA के साथ में एंड इट रेगुलेट्स द प्रोटीन। सो प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंड there is response. So this was all about nuclear receptors. Now coming to the important point, that is regulation of receptors. अब इसमें दो टाइप का रहता है, एक रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन रहता है, एक रिसेप्टर अप रेगुलेशन रहता है। ठीक है, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन यानी क्या है कि अगर बहुत दिनों तक हमने कोई अगोनिस्ट ड्रग यूज़ किया, सो व्हाट हैपेंस कि देयर विल बी डिक्रीज इन द रिसेप्टर नंबर एंड सेंसिटिविटी। एम आई ऑडिबल? ओके, नाउ वॉइस इज क्लियर? ओके. Okay, only 10 minutes are left. I am trying to complete the topic. Okay, so first is receptor down regulation and second is receptor up regulation. रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन यानी क्या है कि हमने अगर कोई अगोनिस्ट बहुत दिनों तक यूज़ किया, कोई भी ड्रग दैट एक्ट्स एज एन अगोनिस्ट, इफ़ वी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन व्हाट विल हैपन कि देयर विल बी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर एंड डिक्रीज इन इट्स सेंसिटिविटी। तो रिसेप्टर नंबर कम हो जाता है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ड्रग इफेक्ट कम हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, ओपीडी में आ रहा है, तो व्हाट वी कॉमनली गिव, वी गिव साल्बिटामोल। ठीक है, साल्बिटामोल क्या है, अगोनिस्ट है ड्रग। तो बहुत दिनों तक हमने अगर किसी को साल्बिटामोल दिया तो उसके वजह से क्या होगा, जो रिसेप्टर्स है वो कम हो जाएंगे, रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी एंड अल्टीमेटली कि एक समय के बाद अगर वो पेशेंट को हमने साल्बिटामोल दिया तो देयर विल बी नो इफेक्ट। So ultimately drug effect will be decreased. So this is all about receptor down regulation कि हमने अगोनिस्ट, ये भी पूछते हैं कि what is receptor down regulation, up regulation क्या है, वाइवा में पूछते हैं। ओके, तो देन व्हाट इज रिसेप्टर अप रेगुलेशन, ये अगोनिस्ट के बारे में बात हो गया। अभी प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटागोनिस्ट, हमने एक एग्जांपल देखा था प्रोपेनेनॉल। अगर कोई एंटी हाइपरटेंसिव कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है और हम लोग उसको अगर एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जांपल प्रोपेनेनॉल अगर बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सर्टेन टाइम कि अगर
अच्छा, हम लोग बोलते हैं ना, जब भी बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो वेन एवर वी गिव वी टेल द पेशेंट कि आपको ये रोक मतलब बंद नहीं करना है अपने मन से, आपको क्या करना है, इसको धीरे धीरे टेपर ऑफ करना है। इवन हम लोग स्टेरॉइड्स देते हैं तो क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड्स का कैसा है देने का, कि हम लोग उसको टेपर ऑफ करके ड्रग्स को देते हैं। सो इन सिमिलर वे इफ़ वी स्टॉप सडनली प्रोपेनॉल, तो व्हाट विल हैपन कि जो हमारा रिसेप्टर्स जो है जो सप्रेस थे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो एकदम सडन एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने से क्या होगा कि सब रिवर्स एक्शन शुरू हो जाएगा, पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो जाएगा, एंजाइना, एमआई एंड कार्डियक हाइपरसेंसिटिविटी होगी, और पेशेंट में लैंड इनटू डेथ ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट रिसेप्टर अपरेगुलेशन की प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटागोनिस्ट व्हाट इज कॉजेज, it increases the receptor number and sensitivity on sudden stoppage of the antagonist, that is the response to the agonist. So यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि chronic use of salbutamol down regulates the beta 2 adrenoreceptors and it may be responsible for the decreased effect of salbutamol in asthmatic patient. When propranolol is stopped after prolonged use, some patient may experience symptoms such as nervousness, anxiety, palpitation, rise in BP, increased incidence of angina or even MI due to upregulation or supersensitivity of beta adrenoreceptor to catecholamines, and therefore propranolol should not be discontinued abruptly. तो हमको हमेशा जब भी पेशेंट्स को देना है, आइदर बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं या स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सडनली अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना है, उसको धीरे धीरे टेपर ऑफ करना है, ठीक है। और इवन बाकी का भी आप इसमें स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछते हैं स्टेरॉइड्स आपको कब देना है और व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो स्टेरॉइड्स फेवरेट क्वेश्चन है वाइवा वालों का, क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं कि बहुत सारे ओपीडी बेसिस में बहुत फ्रीक्वेंटली स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो वो लोग हम लोग को थोड़ा सा खींचने के लिए भी पूछते हैं कि हाँ बताओ अभी स्टेरॉइड्स कब देना चाहिए, व्हेन इट शुड बी प्रॉपरली इंडिकेटेड, और एडवर्स इफेक्ट अगर स्टेरॉइड्स के कम करना है तो कैसे तरह से, एंड हाउ वील गिव द स्टेरॉइड्स। ओके, सो टुडे वील स्टॉप हियर, वी हैव 5 to 10 minutes so we can answer the questions. Just a minute.